हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। स्टडी गाइडन विद मी, चैप्टर नंबर 1 एंड एपिसोड नंबर 8। इससे पहले के वीडियोस आप चैनल पे ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ये सारे पेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं जी, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। सो ऑथर यहां पे जिक्र करते हैं इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम इंक्लूड्स वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs, टिश्यू सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द वाइट ब्लड सेल्स, thymus gland, lymph nodes, and lymph vessels that protect the body from pathogens like bacteria, viruses, parasites, and fungi. Immune system provides a mechanism for the body to carry out the following functions. That is, distinguish its own cells from harmful foreign cells and substances. Number 2, destroy the invader by phagocytosis or by producing sensitized lymphocytes or specialized proteins like antibodies, which destroy or neutralize the invader. लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। पहली लाइन जो कि कह रही है, इम्यून सिस्टम इंक्लूड्स WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, टिश्यू सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम WBCs, thymus gland, lymph nodes, lymph vessels, which protect the body from pathogens like bacteria, viruses, parasites and fungi. यानी इम्यून सिस्टम में जो WBCs हैं, थाइमस ग्लैंड है, लिम्फ नोड्स हैं, ये हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरसेस और बहुत सारे पैरासाइट से बचाती हैं। सो यहाँ पे जिक्र किया गया है इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स का। सिंपल लाइन है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द बॉडी टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। सो इम्यून सिस्टम शरीर को जरूरी काम करने की ताकत देता है, और वो काम कौन कौन से हैं? नंबर 1, डिस्टिंग्विश इट्स ओन सेल्स फ्रॉम हार्मफुल फॉरेन सेल्स एंड सब्सटेंसेस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इम्यून सिस्टम की, वो ये पहचान पाए कि शरीर का अपना क्या है और क्या चीज शरीर की अपनी नहीं है। यानी स्वयं के शरीर के यानी अपने और दुश्मन कोशिकाओं में फर्क करना। सो इम्यून सिस्टम कैन टेल विच सेल्स बिलोंग टू द बॉडी एंड विच वंस आर फॉरेन एंड पॉसिबली डेंजरस, लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड हु नोज who lives in the building and who is a stranger. Next important function जो है immune system का, it destroys the invader by phagocytosis or by producing sensitized lymphocytes or specialized proteins which are antibodies, glycoproteins, immunoglobulins that are going to destroy or neutralize the invader. यानी दुश्मन को किसी तरह से ख़त्म करना है, फेगोसाइटोसिस से एंटीबॉडीज़ बना करके उसे ख़त्म करना है या बेअसर करना है। सो इम्यून सिस्टम फाइट्स ऑफ हार्मफुल इन्वेडर्स ईदर बाय स्वेलोइंग दैम, स्वेलोइंग से यहाँ मतलब फेगोसाइटोसिस से है, या अटैकिंग दैम विद स्पेशल WBCs or neutralizing them using the proteins called antibodies. Human antibodies हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। They are bivalent. Human antibodies कई तरह की हैं। We'll discuss different types of antibodies in the forthcoming sessions. IgG, that is immunoglobulin gamma, immunoglobulin alpha, immunoglobulin delta, immunoglobulin epsilon, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। तो शॉर्ट में IgG, IgA, IgD, IgE और IgM कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का जिक्र किया गया है यहां पे। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है हमारी स्किन। सो द स्किन एंड इट्स वेरियस अपेंडेजेस। कौन कौन सी हैं स्किन की अपेंडेजेस? जैसे बाल हो गए, नाखून हैं, ग्लैंड्स हैं एंड अदर स्ट्रक्चर्स। They cover, they cushion
and they protect the deeper tissues and organs of the body, and they generally provide a boundary between the body's internal environment and the outside world. Integumentary system is also important for temperature regulation. Skin हमारा temperature regulate करती है. Excretion of the wastes. Skin is the largest excretory organ of human body, and it provides a sensory interface between the body and the internal environment. Skin generally comprises about 12 to 15% of the body weight. लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं. स्किन एंड इट्स वेरियस अपेंडेजेस, यानी हमारी त्वचा जो है और उससे जुड़ी हुई जितनी भी संरचनाएं हैं, जैसे बाल हैं, नाखून हैं, ग्लैंड्स हैं, शरीर के अंदर के टिश्यूज और ऑर्गन्स को ढकती हैं, कवर करती हैं, कुशन प्रदान करती हैं और सुरक्षा देती हैं, और शरीर के आंतरिक वातावरण यानी इंटरनल एनवायरनमेंट एंड बाहरी दुनिया के बीच में एक सीमा बनाती हैं. सो स्किन एंड इट्स पार्ट्स दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर which is going to shield internal body from damage and separate the body from the external environment. Integumentary system is also important for temperature regulation and excretion of wastes. यानी ये प्रणाली जो है शरीर का तापमान भी संतुलित रखती है. स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं. जब स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करती हैं और हवा के चलने से जब स्वेट इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेशन ऑफ द स्वेट गिव्स यू अ काइंड ऑफ कूलिंग इफेक्ट. सो हमारी स्किन में ब्लड वेसल्स भी हैं जो वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन शो करती हैं अलग अलग सिचुएशंस में और शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं. सो स्किन हेल्प्स टू कीप द बॉडी टेम्परेचर स्टेबल बाय स्वेटिंग और बाय रिटेनिंग हीट, and it also removes waste through the sweat glands. स्वेट जब प्रोड्यूस होगा तो उसमें वाटर रिमूव होगा, पानी के साथ साथ उसमें सॉल्ट्स भी होंगे, लैक्टिक एसिड भी होगा. इसके अलावा स्किन में ऑयल ग्लैंड्स भी हैं. ऑयल ग्लैंड्स दे प्रोड्यूस ऑयल और द सीबम. ऑयल के थ्रू भी बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट्स जो हैं इंक्लूडिंग स्टेरॉइड्स शरीर से रिमूव होते हैं. स्किन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सेंसरी इंटरफेस बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हमारे स्किन के पास रिसेप्टर्स हैं. स्किन हमें कई तरह की सेंसेशंस देती है, जैसे हम टेम्परेचर को महसूस कर पाते हैं. तापमान ज़्यादा है या तापमान कम है, कोई हमें टच कर रहा है, हल्के से टच कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टच कर रहा है, फर्म प्रेशर है, इसको भी हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. राइट. दर्द, पेन का एहसास. स्किन अलाउज द बॉडी टू सेंस द एनवायरनमेंट लाइक टच, टेम्परेचर एंड पेन. स्किन के अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स का जिक्र हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे. स्किन जनरली कंप्राइजेज अबाउट 12 to 15% ऑफ द बॉडी वेट. त्वचा शरीर के कुल वजन का लगभग 12 से 15% होती है. सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड इट मेक्स अप अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टोटल बॉडी वेट. इसके बाद ऑथर ने रिप्रोडक्शन का जिक्र करा है. रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट. तो रिप्रोडक्शन का होम्योस्टेसिस में क्या रोल है जानते हैं. ऑल्दो रिप्रोडक्शन इज समटाइम्स नॉट कंसिडर्ड अ होम्योस्टैटिक फंक्शन, बट इट हेल्प्स मेंटेन होम्योस्टेसिस by generating new beings to take the place of those that are dying. This may sound like a permissive usage of the term homeostasis, but it illustrates that in the final analysis, essentially all body structures are organized to help maintain the automaticity and continuity of
life. सो पहली लाइन में ऑथर लिखते हैं, ऑल्दो रिप्रोडक्शन इज समटाइम्स नॉट कंसिडर्ड अ होम्योस्टैटिक फंक्शन, बट इट हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय जनरेटिंग न्यू बीइंग्स टू टेक द प्लेस ऑफ दोज दैट आर डाइंग. सो भले ही रिप्रोडक्शन को या प्रजनन को होम्योस्टेसिस का हिस्सा ना माना जाए, लेकिन यह मरते हुए लोगों की जगह नए लोग पैदा करके एक संतुलन बनाए रखता है. सो रिप्रोडक्शन माइट नॉट सीम लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी बैलेंस, बट इट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी by replacing dying individuals with new ones. This may sound like a permissive usage of the term homeostasis, but it illustrates that in the final analysis, essentially all body structures are organized to help maintain automaticity and continuity of life. तो ये बात सुनने में थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन असल में ये दिखाता है कि शरीर के जो सभी हिस्से हैं, सभी हिस्से जीवन को लगातार और खुद ब खुद चलाने के लिए बने होते हैं. सो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी is ultimately designed to keep the life going smoothly and without constant conscious effort. इसके बाद ऑथर जिक्र करते हैं कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. ह्यूमन बॉडी हैज thousands of control systems. Some of the most intricate of these systems are genetic control systems that operate in all the cells to help regulate intracellular and extracellular functions. This subject is discussed in detail in chapter number 4. So human body has thousands of control systems. मतलब इंसान के शरीर में हजारों अलग अलग तरह के कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं. इनमें से कुछ सबसे जटिल सिस्टम होते हैं, जैसे कि जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम, जो हर सेल या कोशिका में काम करते हैं और अंदर बाहर की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं. आप जानते हैं हर सेल के पास एक न्यूक्लियस है, राइट? कुछ एक्सेप्शंस जो हैं, कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे मैच्योर आरबीसीज. तो न्यूक्लियस जो है वो एक तरह से सेल का कंट्रोल सेंटर है. न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं जो कि डीएनए से बने हैं, और डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, जिससे कि प्रोटीन्स बनते हैं, और बहुत से प्रोटीन्स एंजाइम्स का काम करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, और एंजाइम्स रेगुलेट करते हैं सेल्स में होने वाले मेटाबॉलिज्म को, द सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस विच आर हैपनिंग इन अ सेल. सो इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में समझाया गया है, जो हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे. जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम्स के बाद ऑथर जिक्र करते हैं, many other control systems operate within the organs to regulate functions of the individual parts of the organs, whereas others operate throughout the entire body to control the interrelationships between the organs. For example, the respiratory system, operating in association with the nervous system, regulates the concentration of carbon dioxide in the extracellular fluid. The liver and pancreas, they control glucose concentration in the extracellular fluid, and the kidneys regulate concentration of hydrogen, sodium, potassium, phosphate, and other ions in the extracellular fluid. So पहली लाइन कहती है कि मैनी अदर कंट्रोल सिस्टम्स, बहुत सारे और कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो ऑपरेट करते हैं ऑर्गन्स के अंदर टू रेगुलेट फंक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स. तो बहुत से कंट्रोल सिस्टम हर अंग के अंदर काम करते हैं ताकि उस अंग के अलग अलग हिस्से सही तरीके से काम कर सकें. तो वी कैन से दैट
Every organ has its own internal systems which are managing and fine tuning that how the individual components are working. Others are operating throughout the entire body to control interrelationships between the organs. मतलब कुछ सिस्टम्स पूरे शरीर में अंगों के बीच तालमेल बनाए रखने का काम करते हैं. So some control systems coordinate that how different organs are interacting and supporting each other to maintain the overall body balance. यहाँ पे ऑथर ने उदाहरण दी है, एग्जाम्पल दी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो कि ऑपरेट करता है इन एसोसिएशन विद द नर्वस सिस्टम. हम जानते हैं नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इज इनवॉलंटरी. ब्रेन के मेडुला रीजन में हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर है. मेडुला हैज मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया विच मेंटेन्स द बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन. इसके अलावा पॉन्स रीजन जो है, पॉन्स में एन्यूस्टिक एरिया है एंड न्यूमोटैक्सिक एरिया है, जो कि ब्रीदिंग को मिलकर के रेगुलेट कर रहे हैं. सो लंग्स एंड नर्वस सिस्टम आर वर्किंग टुगेदर टू एंश्योर दैट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द बॉडी फ्लूइड्स दे रिमेन बैलेंस्ड. हमारे शरीर में कीमोरिसेप्टर्स भी होते हैं. We have central chemoreceptors on the surface of medulla and we have peripheral chemoreceptors. So दो तरह के chemoreceptors मैंने बताए, central chemoreceptors and peripheral chemoreceptors. The peripheral chemoreceptors are located in carotid bodies at the bifurcation of carotid arteries and in the arch of aorta, that is aortic bodies. These chemoreceptors, they detect changes in PO2, PCO2 and pH of the body fluids and they regulate respiration. Liver and pancreas. Liver is the largest gland of the body and pancreas control glucose concentration in the extracellular fluid. आप जानते हैं लिवर शरीर की मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री है. लिवर में ग्लूकोज भी स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में. तो ग्लाइकोजन जब टूटता है यानी ग्लाइकोजीनोलाइसिस, तो लिवर ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करता है. लिवर ग्लाइकोजन बना भी सकता है, that is glycogenesis, and liver can also form glucose from non-carbohydrate sources, that is gluconeogenesis. पैनक्रियास के पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है और पैनक्रियास के पास एंडोक्राइन पार्ट भी है. एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनके पास अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, पी सेल्स, ये सारे अलग अलग तरह के सेल्स हैं. यहाँ से इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन आते हैं. सो हम जानते हैं इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है. ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है. तो यानी लिवर, पैनक्रियास, दे हेल्प टू मेंटेन प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स टू एंश्योर द एनर्जी बैलेंस. किडनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. किडनीज ब्लड को तो फिल्टर करते ही हैं. किडनीज रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस यानी पीएच, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, फॉस्फेट एंड अदर आयंस इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. So kidneys are managing the level of various important ions in the body fluids to keep the internal conditions stable. इसके बाद ऑथर जिक्र करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स कंट्रोल सिस्टम्स की, जैसे रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं. Because oxygen is one of the major substances required for chemical reactions in the cells, the body has a special control mechanism to maintain an almost exact
and constant oxygen concentration in the extracellular fluid. This mechanism depends principally on the chemical characteristics of hemoglobin, which is present in the red blood cells. Hemoglobin combines with oxygen as the blood passes through the lungs. Then, as the blood passes through the tissue capillaries, hemoglobin, because of its own strong chemical affinity for oxygen, does not release oxygen into the tissue fluid if too much oxygen is already there. However, if oxygen concentration in the tissue fluid is too low, then sufficient oxygen is released to re-establish an adequate concentration. Thus, regulation of oxygen concentration in the tissues relies to a great extent on the chemical characteristics of hemoglobin. This regulation is called the oxygen buffering function of hemoglobin. So, पहली line, regulation of oxygen and carbon dioxide concentration in the extracellular fluid. Now we know, because oxygen is one of the major substances required for chemical reactions in the cell, शरीर की कोशिकाओं में क्रियाएं चलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है. Cells, they need oxygen to perform chemical reactions, the reactions which provide energy for the life functions, so its levels must be very tightly regulated. इसलिए शरीर एक खास तरीका अपनाता है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा लगभग बराबर बनी रहती है. ये सिस्टम रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाले हेमोग्लोबिन के गुणों पर निर्भर करता है. अब हेमोग्लोबिन का ऐसा क्या खास गुण है? हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स. It plays a very important role in this oxygen regulation because of its unique chemical behavior. अब वो unique chemical behavior क्या है? हम जानते हैं कि जैसे ही ब्लड लंग्स के पास से होकर के गुजरता है, hemoglobin picks up oxygen and it forms a reversible combination with the oxygen, and that is called oxyhemoglobin. ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब टिश्यूज के पास पहुंचता है तो ये उन टिश्यूज को उनकी ज़रूरत के अनुसार ऑक्सीजन रिलीज करता है. सो इन द लंग्स hemoglobin binds to oxygen so it can be transported to the rest of the body. As the blood passes through the tissue capillaries, hemoglobin, because of its own strong chemical affinity for ऑक्सीजन, सो हम जानते हैं जब खून शरीर के टिश्यूज के पास से गुजरता है तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मजबूती से पकड़े रहता है. वो हर टिश्यू को उसकी ज़रूरत के अनुसार ऑक्सीजन देगा. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू रिलीज ऑक्सीजन इन द टिश्यू फ्लूइड इफ टू मच ऑक्सीजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टिश्यू. सो अगर टिश्यू में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो हेमोग्लोबिन उसे ऑक्सीजन नहीं देगा. लेकिन अगर टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है तो हेमोग्लोबिन उतनी ऑक्सीजन छोड़ देगा जितना कि उस टिश्यू के लिए ज़रूरी है. हम जानते हैं 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है, लेकिन टिश्यू को 20 ml ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. It gives 5 ml of O2 to the tissues and remaining 15 ml of oxygen returns back in the venous blood. So जिस टिश्यू को जितनी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन दे दी जाएगी उसकी नीड के अनुसार. Thus, regulation of oxygen concentration in the tissues, it relies to a great extent on the chemical characteristics of hemoglobin. इसलिए टिश्यूज में ऑक्सीजन की सही मात्रा बनाए रखने का काम हेमोग्लोबिन के गुणों पर निर्भर करता है. द बॉडीज एबिलिटी टू कीप ऑक्सीजन लेवल्स स्टेबल, इट इज लार्जली ड्यू टू हाउ द हेमोग्लोबिन इज बिहेविंग chemically. So this regulation is called
ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो इसे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू होल्ड एंड रिलीज ऑक्सीजन एज नीडेड बाय द टिश्यूज इज व्हाट इज द बफरिंग फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम जिक्र करें, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड is regulated in a much different way. Carbon dioxide is a major end product of oxidative reactions in the cells. If all the carbon dioxide formed in the cells continued to accumulate in the tissue fluids, then all energy giving reactions of the cells will cease, they will stop. Fortunately, saubhagyavansh, a higher than normal carbon dioxide concentration in the blood excites the respiratory center, जो कि हमारे ब्रेन में है, causing a person to breathe rapidly and deeply. This deep, rapid breathing increases expiration of carbon dioxide and therefore it removes excess carbon dioxide from the blood and the tissue fluids. So this process continues until the concentration returns to normal. So कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरऑल ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में। सो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो एक अलग तरीके से कंट्रोल होती है, उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस इन द सेल्स। शरीर की कोशिकाओं की जो क्रियाएं हैं इनके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और अगर सारी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में जमा हो जाएगी तो हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स काम करना बंद कर देंगे। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यूज वुड डिसरप्ट सेल फंक्शन एंड इट विल स्टॉप द एनर्जी प्रोडक्शन। सौभाग्यवश जब खून में CO2 बढ़ जाती है तो शरीर खुद ही तेज और गहरी सांस लेने लगता है, यानी हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड ट्रिगर्स फास्टर ब्रीदिंग टू गेट rid of it. I told you the medulla region of the brain has chemoreceptors, and the medullary chemoreceptors, the central chemoreceptors, they are very sensitive to pH, PO2 and PCO2 in the surrounding fluid. The deep rapid breathing increases expiration. तेज सांस लेने से CO2 बाहर निकल जाती है और शरीर से हट जाती है। सो ये मैकेनिज्म है CO2 को रेगुलेट करने का, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक CO2 की मात्रा फिर से सामान्य न हो जाए। राइट? यहाँ पे ऑथर ने इस चीज को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी एक्सप्लेन करा है। सो हमारे ब्रेन में जो मेडुला रीजन है हाइंड ब्रेन में, वहां पे वेसोमोटर सेंटर्स भी होते हैं। वेसोमोटर सेंटर्स दे रेगुलेट द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। राइट? अगर इनके पास किसी किस्म का सिग्नल आता है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और वो ब्लड वेसल्स एंड हार्ट पे अपना असर दिखाएंगे। राइट? जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर जो है, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा। बैरो रिसेप्टर्स जो शरीर में अलग अलग जगह पे हैं वो डिटेक्ट करेंगे, और फिर ये एक फीडबैक सिग्नल जो है वापस ब्रेन के मेडुला को जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक फीडबैक मैकेनिज्म का जिक्र किया गया है। आने वाले सेशंस में हम इन्हीं फीडबैक मैकेनिज्म्स को डिटेल में जानेंगे। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट? तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम आपसे, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट हो रहा है, किस तरह से शरीर में अलग अलग तरह के फीडबैक मैकेनिज्म्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
आप मेरी वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं drsachinkapoor.com। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए एंड टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। मेरी एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से, जो कि मेरे ही नाम से है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।